हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर। तो आज है 20 मई और हम डेली की तरह आज भी डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये सभी क्वेश्चंस आपकी सभी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इन करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के साथ साथ हम डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पर आप लोगों के सामने स्टैटिक फैक्ट्स वाले क्वेश्चंस को, क्योंकि एग्जाम्स में आपके स्टैटिक पोर्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिसके बारे में आप लोगों को इसी करंट अफेयर्स की क्लास में इस सेक्शन को भी अच्छे से कवर करा दिया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर इस क्लास में आप लोगों को प्रॉपर रिवीजन भी प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि जो चीज़ें आपके माइंड में हैं वो अच्छे से आपको बार बार रिवाइज होती रहें और चीज़ों को आप भूलें ना, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक पूरा अंत तक देखते रहा कीजिए, जिससे कि इसमें आने वाले जो भी टर्म्स हैं और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोगों को उनके बारे में जानकारी मिल सके, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज्ञानपुर को, तो ज्ञानपुर चैनल आपका है, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिए। तो चलिए आज के सेशन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू यानी 5वीं बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है ये 5वीं बार बने हैं प्रधानमंत्री इजराइल देश के, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो कौन से? तो इजराइल देश के बेंजामिन नेतन्याहू जो है ये पीएम बन चुके हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो ये इजराइल के बने हैं प्रधानमंत्री। तो आप लोगों को इजराइल देश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ पता होनी चाहिए, जिसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो इजराइल देश है यह एशिया महाद्वीप में स्थित है ना। राजधानी की बात करेंगे तो जेरूसलम यहाँ की राजधानी हो जाती है, और बात करेंगे करेंसी की तो इजरायली शेकेल यहाँ की करेंसी हो जाती है। राष्ट्रपति कौन है? तो रूवेन रिवलिंग यहाँ के राष्ट्रपति हो जाते हैं। फिर से देख लीजिए, रूवेन रिवलिंग यहाँ के राष्ट्रपति हो जाते हैं इजराइल देश के, ठीक है ना। तो दोस्तों, इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जितने भी फैक्ट्स थे क्लियर कराया गया है। अब आप लोगों को बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे कब मनाया गया है? तो 17 मई को मनाया गया है वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे, ठीक है ना। आई होप कि यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ें जो है क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। तो इस दिवस को जो मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? तो इस दिवस को मनाए जाने का जो उद्देश्य है वह है बढ़ते हुए उच्च रक्तचाप, जिसे आप बीपी कहते हैं, यानी ब्लड प्रेशर का एक होता है, एक तो उच्च रक्तचाप होता है और एक होता है निम्न रक्तचाप। तो उच्च रक्तचाप जो होता है के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष 17 मई को मनाया जाता है, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो क्यों मनाया जाता है? तो चूंकि लोगों को जो है इसके बारे में जागरूक करने के लिए यह मनाया जाता है रक्तचाप दिवस। कुछ और भी पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, देख लेते हैं। इस दिवस को पहली बार कब मनाया गया था? तो मई महीने में 2005 में इसे पहली बार मनाया गया था। और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2020 यानी इस वर्ष की थीम क्या रही है? तो अपना ब्लड प्रेशर नापें इस वर्ष की थीम रही है। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? मेजर योर ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। तो इस वर्ष की थीम रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले यहाँ पे आप लोगों को एक बार फिर से आज रिवाइज करा दिया जाता है मई महीने के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज बन सकते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देख लीजिए, 1 मई यानी 1 मई को हमने मनाया है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। अगर बात करें 3 मई को, तो हमने मनाया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और थीम क्या रही है? तो जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, ठीक है। अब बात करेंगे मई महीने का जो पहला मंगलवार पड़ता है, तो हमने इस मंगलवार को मनाया है विश्व अस्थमा दिवस, ठीक है। 8 मई को मनाया गया है विश्व रेड क्रॉस दिवस। और मई महीने के दूसरे शनिवार को, ध्यान दीजिएगा, मई महीने का जो दूसरा शनिवार पड़ता है इस शनिवार को जो है मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं आगे। और 12 मई की अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस वर्ष की थीम क्या रही है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की? तो नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ रही है इस वर्ष की थीम।
16 मई को सिक्किम राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है और 18 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, ठीक है ना। तो इस वर्ष की जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम रही है वह समानता, विविधता और समावेश रही है, इस वर्ष की अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम, ठीक है ना। अब बात करेंगे 20 मई यानी कि आज की डेट में कौन सा दिवस मनाया जाएगा, तो विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाएगा और इसी के साथ एक और भी दिवस मनाया जाता है 20 मई को, कौन सा है वह, तो विश्व माप विज्ञान दिवस, यानी ये दोनों डेज आज मनाए जाएंगे, ठीक है। अब बात आ गई है 23 मई की, तो विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है 23 मई को। 24 मई को मनाते हैं राष्ट्रमंडल दिवस और 25 मई को मनाया जाता है विश्व थायराइड दिवस, ठीक है। अगर बात करें 29 मई की, तो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 30 मई को मनाया जाएगा गोवा राज्य की स्थापना दिवस और 31 मई की बात करें तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ये डेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम क्वारंटाइंड सिटी पुस्तक लिखी गई है, इसके लेखक कौन रहे हैं, तो इसके लेखक फोंग रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइंड सिटी, इस पुस्तक के लेखक चाइना के लेखक फोंग रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में जम्मू और कश्मीर बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं, तो जुबैर इकबाल को नियुक्त किया गया है जम्मू और कश्मीर बैंक के नए एमडी एंड सीईओ, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जुबैर इकबाल, ठीक है। अब बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पे देख लेते हैं। तो जम्मू और कश्मीर जो बैंक है, स्थापना है इसकी 1 अक्टूबर 1938 यानी 1948 में स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है, तो श्रीनगर में इसका मुख्यालय हो जाता है। अच्छा, बात आई है अब आरबीआई बैंक की बात आई है, तो चूंकि सभी बैंक्स को आपका आरबीआई ही कंट्रोल करता है, तो आप लोगों को आरबीआई के बारे में भी जानकारी होनी ही चाहिए। तो भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हीं सभी बैंक्स को आपका ये आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई के फुल फॉर्म की अगर बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाता है, जिसे हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं। स्थापना की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई में इसका मुख्यालय हो जाता है। गवर्नर इस समय में कौन है आरबीआई के, तो ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थी जिसे आप लोगों के सामने डिस्कस किया गया और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं, ये सभी फैक्ट्स आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, हाल ही में किसने ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली यानी NMIS तैयार किया है, तो NDMA के द्वारा यह तैयार किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है प्रवासियों के आंदोलन के बारे में जानकारी हासिल करने और राज्यों में फंसे हुए व्यक्तियों के सुचारू आवागमन को सुगम बनाना, ठीक है ना। तो कोरोना वायरस जो है इसके चलते बहुत सारे व्यक्ति जो है फंसे हुए हैं राज्यों में और जो है इन्हीं के आवागमन को सुचारू रूप से सुगम बनाया जा सकेगा इस पहल के तहत। अब बात आई है NDMA की, तो डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में भी। तो इसका फुल फॉर्म की बात करेंगे तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है इसका फुल फॉर्म, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी कहते हैं। स्थापना इसकी 2005 में की गई थी और मुख्यालय की बात करेंगे तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें क्लियर हुई इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब यहाँ पे NMIS भी टर्म यूज हुआ था, तो हम इसके भी बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे। तो नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो जाता है NMIS का फुल फॉर्म। तो नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है NMIS का फुल फॉर्म, जिसे नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली हिंदी में कहते हैं। चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बढ़ते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया गया है, तो 18 मई को मनाया गया है इंटरनेशनल म्यूजियम डे, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अब देखेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो इस जो दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य को देखेंगे। तो इस दिवस का जो उद्देश्य है वह विश्व भर में संग्रहालयों की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। इस दिवस को सबसे पहले 1983 में मनाया गया था और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की 2020 की थीम की बात करेंगे तो समानता, विविधता और समावेश है इस वर्ष की थीम। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर हुई होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किसने रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना यानी DTIS को मंजूरी दी है? तो राजनाथ सिंह के द्वारा यह मंजूरी दे दी गई है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो इस योजना का जो उद्देश्य रहा है वह सरकारी सहायता के साथ निजी क्षेत्र के तहत डिफेंस इंडस्ट्रीज कॉरिडोर में एक सामान्य सुविधा के रूप में ग्रीन फील्ड डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना है। ठीक है ना, और अब बात करेंगे हम कुछ और भी DTIS से रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। चूँकि क्वेश्चंस में यह टर्म यूज हुआ है तो डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम हो जाता है इसका फुल फॉर्म, जिसे हिंदी में रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना भी कहेंगे। राजनाथ सिंह हमारे देश के रक्षा मंत्री हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम आगे और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब मनाया गया है? तो 17 मई को मनाया गया है विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 17 मई। ठीक है, अब बात करेंगे इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है। तो इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है वह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लाभ के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना तथा दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सुलभ कराना। ठीक है, विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस 2020 की थीम की बात करेंगे तो इस वर्ष की थीम रही है कनेक्ट 2030 ICTs फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो इस वर्ष की थीम रही है। इसे मनाने की घोषणा जो है संयुक्त राष्ट्र यानी UN ने की थी। ठीक है ना, इतनी चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं हम आगे। बात आई है यहाँ पे UN की, तो देख लीजिए इसके बारे में भी कुछ फैक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यूनाइटेड नेशंस UN का फुल फॉर्म हो जाता है संयुक्त राष्ट्र, हिंदी में कहेंगे। स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। यानी UN की स्थापना कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी स्थापना है, पूछा जाता है एग्जाम में, 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क यानी USA में इसका मुख्यालय है। सदस्य देश 193 इसमें मेंबर्स शामिल हैं। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस UN के अध्यक्ष हो जाते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए अब देखते हैं हम आगे के क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, हाल ही में ओपेक गवर्नर हुसैन कजमपोर अर्देबिली का निधन हुआ है, वह किस देश के थे? तो बड़ा अजीब नाम है इनका, क्या नाम है फिर से देख लीजिए। तो हुसैन कजमपोर अर्देबिली इनका निधन हुआ है। यह पूछा जा रहा है किस देश के थे? तो यह ईरान देश के थे, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में। चूंकि बात आई है ओपेक की तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इसका फुल फॉर्म हो जाता है, जिसे हिंदी में पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन कहेंगे। स्थापना कब की गई थी? तो सितंबर 1960 में ओपेक की स्थापना की गई थी और मुख्यालय वियना यानी ऑस्ट्रिया में। और सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो मोहम्मद बरकिंडो इसके सदस्य हो जाएंगे, सेक्रेटरी जनरल। सदस्य देश कितने हैं? तो इसमें 13 सदस्य देश हो जाते हैं। ठीक है ना, ओपेक में। चलिए चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं हम कुछ और पॉइंट्स के बारे में देखेंगे। यहाँ पे तो बात आई थी ईरान की, तो ईरान कहाँ पे है? तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी यहाँ की तेहरान है। ठीक है ना, करेंसी तो मान चलती है और राष्ट्रपति हसन रूहानी है। ठीक है ना, इतनी चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस देश ने सिंग यून 2001 और 2002 नामक उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो चीन के द्वारा यह उपग्रह लॉन्च किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं देख लेंगे उन सभी फैक्ट्स को हम। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात तो उपग्रह यानी सैटेलाइट होते क्या हैं? तो ये जो सैटेलाइट्स होते हैं ये ऐसे पिंड हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह यानी प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और ये जो है ये परिक्रमा करते रहते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं। ठीक है ना,
अब बात आई है उपग्रह के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेलिंग कर लेते हैं। तो उपग्रह जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने? तो 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है आपका प्राकृतिक यानी नेचुरल सैटेलाइट्स, और एक होता है आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स यानी कृत्रिम उपग्रह, जिसे मानवों द्वारा बनाया जाता है कृत्रिम उपग्रह को। और ये प्राकृतिक उपग्रह जो है स्वतः निर्मित होते हैं, जैसे पृथ्वी का उपग्रह आपका चंद्रमा हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। इतनी चीज़ें आप लोगों को आई होप कि क्लियर हुई होंगी। अब बात करेंगे हम चाइना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, जो कि क्वेश्चन में इस चाइना टर्म का आया हुआ है। तो चीन जो है यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसके बारे में आप लोगों को कई बार बताया जा चुका है, यहाँ पे फिर से देखिए। तो चीन और जो हमारा अपना भारत है, इसके बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन जो है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। चीन की सबसे लंबी नदी का नाम यांगसी है, और यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। लंबाई कितनी है? तो 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई है, यानी 6300 किलोमीटर, ठीक है। चीन जो है वह जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर आता है, और राजधानी यहाँ की बीजिंग है, ठीक है ना। चलिए और भी देखें पॉइंट। यहाँ पे करेंसी क्या चलती है? तो रेन मिनबी यहाँ की करेंसी है, यानी युआन, ठीक है। राष्ट्रपति को तो या अगर बात करेंगे राष्ट्रपति की, तो सी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हो जाते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चंस की ओर। और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किसने तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप .पे के साथ समझौता किया है? तो NRAI के द्वारा यह समझौता किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब NRAI के बारे में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। तो नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया हो जाता है NRAI का फुल फॉर्म, ठीक है। स्थापना कब की गई थी? तो 1982 यानी 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छे कौन है? तो रियाज अमुल्लानी इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में NRAI का मुख्यालय है, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। अब बात आते हैं .पे की। तो यह जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो गुड़गांव यानी हरियाणा में इसका मुख्यालय हो जाता है .पे का। तो इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आप सभी लोगों को। अब यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक ने रिलायंस जियो में कितने % हिस्सेदारी खरीदी है? तो 1.34% की हिस्सेदारी खरीदी गई है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फर्म जनरल अटलांटिक ने रिलायंस जियो में जो है अब अपनी हिस्सेदारी ले ली है, और अब यह 1.34% का हिस्सेदार बन गया है रिलायंस जियो में, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में फियर ऑफ गॉड नामक पुस्तक को रिलीज किया गया। इसके लेखक कौन है? तो वधान जो है इसके लेखक रहे हैं। कौन है? तो वधान इसके लेखक, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? तो वधान है, ठीक है। चीज़ें क्लियर होंगी। अब बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चंस की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में गिफी का अधिग्रहण किसने किया है? तो फेसबुक के द्वारा गिफी का अधिग्रहण कर लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। तो गिफी जो है यह एनिमेटेड इमोजी बनाती है, ठीक है। अब बात आई है फेसबुक की, तो आप लोगों को इसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। स्थापना कब की गई थी? 2004 में। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया यानी USA में इसका मुख्यालय है, ठीक है। CEO कौन है यहाँ के? तो मार्क जुकरबर्ग यहाँ के CEO हो जाते हैं। CEO की फुल फॉर्म क्या होती है? तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है CEO का फुल फॉर्म, ठीक है। आई होप की चीज़ें क्लियर होंगी। अब बढ़ते हैं हम आगे। और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में WEF के अनुसार 40 वर्षों के बाद पहली बार किस देश का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन गिरा है? तो भारत का, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो WEF के अनुसार जो रिपोर्ट बताई गई उसमें बताया गया कि 40 वर्षों के बाद पहली बार जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन काफ़ी गिरा है इंडिया का, ठीक है। अब बात आई है WEF की, तो देख लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है, इसका फुल फॉर्म विश्व आर्थिक मंच भी कहेंगे। स्थापना जनवरी 1971 में की गई थी, और मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा यानी कोलगनी स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है? तो क्लाउस स्कावा है ना, तो क्लाउस हो जाते हैं इसके अध्यक्ष। चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अब हम इन सभी क्वेश्चंस का आप लोगों के सामने फिर से एक बार रिवाइज पोर्शन रखेंगे, जिससे चीज़ें आप लोगों को याद हो जाए। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को स्टडी ग्रुप है या किसी स्टडी ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो इस ग्रुप में भी इस वीडियो को भेजना जरूरी है आप सभी लोगों के लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन फिर से रिवाइज करते हैं। यहाँ पे
जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं देखेंगे फटाफट, ठीक है। देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इजराइल देश के बन गए हैं पुनः पीएम, ठीक है। हाल ही में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया है? तो 17 मई को मनाया गया है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइन्ड सिटी पुस्तक का लेखक कौन रहा है? तो फांग रहे हैं इसके लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू और कश्मीर अब बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो जुबैर इकबाल को नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने ऑनलाइन डैशबोर्ड यानी राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली यानी NMIS तैयार किया है? तो NDMA के द्वारा यह तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? तो 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अपने यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किसने रक्षा परिरक्षण और संरचना योजना यानी DTIS को मंजूरी दी है? तो राजनाथ सिंह के द्वारा यह मंजूरी प्रोवाइड कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस कब मनाया गया है? तो 17 मई को हमने मनाया है इस दिवस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओपेक का गवर्नर होसैन कजमपोरी अब्देलबिली का निधन हुआ है, वह किस देश के थे? तो यह ईरान देश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सिंग यून 2001 और 2002 नामक 2 उपग्रह लॉन्च किए? तो चीन के द्वारा यह 2 ऐप्स लॉन्च किए गए हैं, उपग्रह लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप .पे के साथ समझौता किया है? तो NRAI के द्वारा समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक ने रिलायंस जियो में कितने % की हिस्सेदारी खरीदी है? तो 1.34% की रिलायंस जियो के द्वारा जो है रिलायंस जियो में जो है फर्म जनरल अटलांटिक के द्वारा इसमें जो है हिस्सेदारी खरीदी गई है 1.3% की, ठीक है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम कुछ आगे के क्वेश्चंस की ओर। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में फियर ऑफ गॉड नामक पुस्तक को रिलीज किया गया है, इसके लेखक कौन रहे हैं? तो वधान रहे हैं इस पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गिफी का अधिग्रहण किसने किया? तो फेसबुक के द्वारा जो है गिफी का अधिग्रहण कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WEFO के अनुसार 40 वर्षों के बाद पहली बार किस देश का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन गिरा है? यानी इंडिया हो जाता है ऑप्शन नंबर, ठीक है ना। तो इंडिया हो जाएगा सही ऑप्शन, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए तथा लाइक और कमेंट भी करके हमें बताइए कि कौन सी प्रॉब्लम है या फिर कहाँ सुधार योग्य है, तो हम वहाँ पे थोड़ा सा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए बस आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।